Everyone, my name is Anshul Tyagi and this is my YouTube channel. So today we would be starting with a session on BSOG search 173 unit 2. This particular session is part 2. इससे पहले part 1 posted है, you can check out. And unit sounds like factors and instruments of development. Okay, so let's get started with today's session. To you all, I would be providing you the best explanative sessions with quality material, and you can subscribe to my Telegram channel जहाँ पर आपको PDFs और updates वगैरह मिल जाया करेंगे. For any sort of doubt, अगर कोई भी doubt या query हो, you can put your doubt in the doubt form, mail or comment section, right? You can like, subscribe and share my YouTube channel. एंड डाउट फॉर्म का लिंक और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाया करेगा एंड यू कैन गिव अ चेक टू इट. So let's begin with today's session and let me introduce you all to today's content कि आज हम पढ़ने क्या वाले हैं, right? So we are left with certain factors of development. Development के ना कुछ factors होते हैं, ठीक है, जैसे कि cultural factors, physical and geographical factors, religious factors, educational factors, administrative factors and technological factors. ये आज का जो है इस सेशन का अपना कंटेंट है, ठीक है. सो जिसने भी पहले प्रायर प्रीवियस यूनिट 1 एंड पार्ट नहीं देखा हो, प्लीज डू गिव इट अ वॉच. इट विल हेल्प यू इन मोर क्लैरिफिकेशन. तो हम बारे में अपना एक पॉइंट जो है, एक जो कॉन्सेप्ट है, वो पिछले यूनिट और पार्ट 1 के अंदर सेट किया हुआ है. अब हम देखेंगे कि कल्चरल फैक्टर्स जो होते हैं, जो हमारा कल्चर होता है, वो कैसे हमारी डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करता है, शेप करता है, राइट. सो लेट्स बिगिन विद दिस. सो सबसे पहले हम समझेंगे कि कल्चर क्या होता है. सी, culture is basically collection of attitudes, values, beliefs and behaviors expressed by group of people from generations. Basically हर एक तरीके का ना जो वैल्यूज होती है, मतलब जो सिमिलर वैल्यूज होती है या एक सिमिलर सोच रखने वाले लोगों को, या फिर जब हम एक बिहेवियर शो करते हैं, जब एक पर्टिकुलर टाइप का बिहेवियर कलेक्ट होता है, कुछ ऐसे लोग आपस में जुड़ते हैं जो सेम एटीट्यूड होल्ड करते हैं किसी भी इवेंट के लिए, किसी भी एक कंडीशन के लिए, उनके पास सेम सेट ऑफ वैल्यूज हैं, उनकी जो बिलीव्स हैं वो भी सेम है, उनके बिहेवियर एक पर्टिकुलर सिचुएशन में जो उनका रिस्पॉन्स होगा वो भी सेम होगा, ठीक है. तो ऐसे लोगों का जो कलेक्शन है, उनका जो एक साथ रहना होता है फ्रॉम जनरेशंस, उसको हम कल्चर कहते हैं. तो हमें अपने सोसाइटी के अंदर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स देखने को मिलते हैं, मतलब कि कुछ ऐसे लोगों का समूह मिलता है, कलेक्शन मिलती है, जो एक कॉमन शेयर्ड बिलीफ को अपने साथ होल्ड करते हैं, ठीक है. अब आप देखोगे कि रीजन के बेसिस पे, मतलब कि एक पर्टिकुलर लोकेशन या स्पेस के बेसिस पे ना कल्चर चेंज होते हैं. कल्चर किसी भी एक लोकेशन तक सीमित नहीं रहता है. इट विल वेरी, इट विल चेंज विद द रीजन. आप एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जाओगे, देन यू वुड बी चेंजिंग योर प्लेस फ्रॉम ए टू बी और टू सी और टू डी. लाइक एक पर्टिकुलर रीजन आप जब जाओगे तो यू वुड बी एबल टू सी डिफरेंट कल्चर्स ओरिजिनेटिंग एंड इवॉल्विंग देयर, ठीक है. कल्चर बेसिकली हेल्प्स टू गवर्न पीपल, देयर फंक्शनिंग इन अ सोसाइटी. कल्चर हेल्प करता है लोगों को उनकी फंक्शनिंग को एक समाज के अंदर गवर्न करने में. कल्चर के थ्रू आप लोगों को कुछ पर्टिकुलर एटीट्यूड, वैल्यूज, बिलीव्स और बिहेवियर को समझा पाते हो, उन्हें बेसिकली एक सिविलाइज सोसाइटी में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है. सो सोशल डेवलपमेंट जो होती है
जो बेसिकली समाज के अंदर जो विकास होता है या सोसाइटी के अंदर जो प्रोग्रेस होती है, उसका जो मेन एम होता है, जो टारगेट होता है, वो होता है लोगों का, मतलब पीपल्स अपलिफ्टमेंट, लोगों का विकास करना। सोशल डेवलपमेंट का मेन मुद्दा होता है टू अपलिफ्ट पीपल्स वेलबींग, एक पर्टिकुलर समुदाय का या फिर एक पर्टिकुलर पर्सन का या एक पर्टिकुलर कल्चर का जब आप अपलिफ्टमेंट करते हो, उन्हें लाइक डेवलपमेंट की तरफ, ग्रोथ की तरफ लेके जाते हो, तो आप उसको सोशल डेवलपमेंट की कैटेगरी के अंदर डालते हो। कल्चरल एंड हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स sometimes suppress different communities, ये भी देखा जाता है जहाँ पर कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वहीं पे कल्चर ना और एक पर्टिकुलर लाइक ग्रुप का जो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है, उनका जो पास्ट रह चुका है, वो कभी कभी ना कुछ कम्युनिटीज को सप्रेस भी करता है, उनके ऊपर एक तरीके से हार्मफुल इम्पैक्ट भी देखने को मिलता है, बिकॉज ऑफ विच देयर लाइफ their life being or well-being is somewhere or in some sense is affected, right? जो भी आपका डेवलपमेंट का लेवल होता है, ठीक है, आप कौन सी स्टेज में हो, आपका कितना विकास हुआ है, कितना होने वाला है, ये सब कुछ इन्फ्लुएंस होता है एक पर्सन का कल्चर से और उसकी एजुकेशन से या फिर एजुकेशन से, ठीक है। सो कल्चर एंड एजुकेशन आर इक्विवेलेंटली इम्पोर्टेंट फॉर वंस डेवलपमेंट, राइट। सो ये बात हमने की कल्चर के से रिलेटेड, ठीक है। अब आप देखते हो कि ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न कल्चर में क्रिएट हिंड्रेंसेस टू डेवलपमेंट। हो सकता है कि आप एक पर्टिकुलर कल्चर से बिलोंग करते हो और आपका जो ट्रेडिशनल कल्चर था, जो पहले की जनरेशन जो कल्चर फॉलो कर रही थी और जो आप अभी उस कल्चर को फॉलो कर रहे हो, उसके बीच में डिफरेंसेस हो, उसके बीच में वेरिएशंस हो, जिसकी वजह से आपकी डेवलपमेंट के ऊपर इम्पैक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पर आपका ट्रेडिशनल कल्चर जो सालों से चलता आ रहा है और आपका जो मॉडर्न कल्चर है, वो एक दूसरे के साथ लाइक एक एक कंपोजिट वे में नहीं आ पा रहा है, वो सिंक इन नहीं होता है, वहां पे कॉन्फ्लिक्ट जब होने लग जाता है, जब आपका ट्रेडिशनल कल्चर और मॉडर्न कल्चर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, वो एक दूसरे को आप ओवरलैप नहीं कर पाते या फिर अपने आप को चेंज नहीं कर पाते कल्चर के चेंज होने के साथ साथ, तो आपकी डेवलपमेंट के अंदर, आपके विकास के अंदर आपको जो है दिक्कतें आती है, ठीक है। वीक एंड नॉन यूनिवर्सल सिस्टम ऑफ सोशल राइट्स, मतलब कि जब आप देखते हो कि जब भी आपका सोसाइटी के अंदर जो कुछ आपको जो हक मिलते हैं, कुछ राइट्स मिलते हैं, अगर आपकी सोसाइटी के अंदर, जिस भी समाज में आप रहते हो, अगर आपकी सोसाइटी के अंदर आपको वो सोशल राइट्स जो मिल रहे हैं वो वीक हैं, वीक इन द सेंस कि वो इतने स्ट्रांग नहीं है, वो इतने प्रॉमिसिंग नहीं है, ठीक है, और वो नॉन यूनिवर्सल है, मतलब आपको अपने सोसाइटी के अंदर वो राइट्स मिल रहे हैं जो बाकी सबको सेम नहीं मिल रहे, वेरिड है, किसी की सोसाइटी के अंदर कोई सोशल राइट मिल पा रहा है, किसी के पास नहीं होता है, तो इसके वजह से क्या होता है ना, इट विल लीड टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड कैपेबिलिटीज। इसकी वजह से जो है, क्योंकि आप एज अ पर्सन अलग तरीके के सोशल राइट्स को एंजॉय कर रहे हो, वहीं पे एक दूसरा पर्सन अलग तरीके के सोशल राइट्स को एंजॉय कर रहा है, ठीक है। आपके पास, दूसरे पर्सन के पास, थर्ड पर्सन के पास, फोर्थ पर्सन के पास, तो सबके पास अलग अलग तरीके के सोशल राइट्स हैं, क्योंकि every person have a different like environment or a different culture in which he or she basically grows, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस इज कि वहां पर आपको अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मिल पाता है अपॉर्चुनिटीज का, क्योंकि हो सकता है कि आपके जो सोशल राइट्स हैं वो इतने अच्छे ना हो एज कंपेयर टू द अदर पर्सन,
रीजन बीइंग कि आपको उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी अपनी ग्रोथ को देख पाने के लिए, आप या फिर आपकी एक प्रॉमिसिंग लाइफ या फिर एक अपलिफ्टमेंट वाली एस्पेक्ट को जो है हिंड्रेंस मिलती है। रीजन बीइंग के जो ग्रुप होते हैं जिनके पास सोशल राइट्स उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, उतने इम्पैक्टफुल नहीं होते, वो वाले जो ग्रुप्स होते हैं ना वो मार्जिनलाइज्ड हो जाते हैं। मार्जिनलाइज्ड या फिर लेस या अंडर डेवलप्ड, बेसिकली ऐसे ग्रुप्स जिनके अंदर सोशल राइट्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो उन वाले ग्रुप्स के अंदर चले जाते हैं जो कि इतना विकास नहीं देख पाते, वो अंडर डेवलप्ड रह जाते हैं या फिर लेस डेवलप्ड रह जाते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे तो हम पेट्रियार्कल सोसाइटी का देखेंगे। पेट्रियार्कल सोसाइटी में क्या होता है, वहां पर ना आपको ना जो सोशल राइट्स मिलते हैं ना वो बहुत वीक होते हैं, क्योंकि आपको ना उतना फ्रीडम नहीं मिलता है। यू हैव टू टेक आपको हर एक चीज ना अपने फैमिली के अंदर या फिर आपके पूरे एक पर्टिकुलर जिस भी ग्रुपिंग के अंदर आप रह रहे हो, आपको उसके उस ग्रुप के अंदर रह रहे मेन से अपने लिए परमिशन लेनी पड़ती है। मेन जो है आपके ग्रुप का, आपके उस पर्टिकुलर समाज का, वो आपके लिए डिसीजंस लेंगे, वो आपके लिए चीजों को समझेंगे, आपको बताएंगे। यू जस्ट नीड टू फॉलो देम। ठीक है। पेट्रियार्कल सोसाइटी में आपको यही देखने को मिलता है कि मेन को सुप्रीमेसी मिलती है या फिर मेन को सुप्रीम समझा जाता है, और वुमेन की ना बेसिक राइट से लेके उनकी विशेष तक को निग्लेक्ट किया जाता है। ठीक है। सो पेट्रियार्कल सोसाइटी के अंदर जो है ना, जो आपको एज अ वुमेन सोशल राइट्स मिलेंगे ना, वो वीक होंगे, वो नॉन यूनिवर्सल होंगे। क्योंकि दूसरी तरफ इन द अदर वर्ल्ड वेयर देर इज नो पेट्रियार्कल सोसाइटी, जहाँ पर वुमेन्स को अपने राइट्स मिल रहे हैं, वो अपने ड्रीम्स को एकम्प्लिश कर पा रही हैं, जैसा वो चाहती हैं वैसे रह पा रही हैं, तो उनकी जो अपॉर्चुनिटीज होंगी, उनको जो अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, उनकी जो कैपेबिलिटी होगी, वो आपसे कहीं ना कहीं 10 टाइम्स और बहुत आगे होगा। तो इस वजह से ना एक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है एक ही टाइम पे दो अलग अलग सेक्शन ऑफ वुमेन्स के बीच में। ये पॉइंट कल्चर का यहाँ पे डिनोट करता है कि आपके कल्चर के अंदर, आपके समाज के अंदर, आपकी सोसाइटी के अंदर जो सोशल राइट्स मिल रहे हैं ना, वो उनकी स्ट्रेंथ और उनकी यूनिफॉर्मिटी बहुत कुछ आपके लिए डिटरमाइन करती है। राइट। अब आप देखोगे कि सम डीप रूटेड कल्चरल फैक्टर्स हैं। ठीक है। कुछ स्पेसिफिक फैक्टर्स होते हैं जो कि आपकी एजुकेशन के स्प्रेड होने से, मतलब कि लोगों तक पहुंचने से हिंडर करते हैं, जैसे कि सुपरस्टिशियस एंड प्रेजुडाइसेस। आपके कुछ ऐसे बिलीव्स जो कि गलत होते हैं, जो कि अनएथिकल होते हैं, प्रैक्टिकल नहीं होते। ठीक है। जैसे कि सुपरस्टिशंस में बिलीफ रखना। ठीक है। या फिर प्रेजुडाइसेस होल्ड करना कि अगर आप देखो तो जब हम एक सोसाइटी में रहते हैं तो होता है कि कुछ कल्चर्स ना हमें ये बोलते हैं कि मुस्लिम्स तो ऐसे होते हैं, या फिर जो थर्ड जेंडर है वो कुछ ऐसा होता है, वो गलत होते हैं। ठीक है। वुमेन्स जो होती हैं वो कमजोर होती हैं, या फिर हमेशा मेन को स्ट्रांग रहना जरूरी है। ठीक है। बस के अंदर आपको हमेशा मेन को ही अपनी सीट देनी जरूरी है। तो ये सारे ना सब कुछ आपके प्रिजुडाइसेस, बिलीव्स, ये जो फिक्स्ड है, ये कुछ चीजें जो आपने फिक्स्ड बना के रखी है ना, ये जो आपके कल्चर के अंदर बिल्कुल रूटेड है, ये तो बहुत ही स्मॉल स्केल पे। अब आप इनको जब हायर स्केल पे प्रेजुडाइसिस के फॉर्म में, स्टीरियोटाइप्स के फॉर्म में लेके जाओगे, तो इन सारी चीजों की वजह से क्या होता है कि आप जितना भी एजुकेशन लोगों को पहुंचाना चाहते हो वो नहीं पहुंच पाता, क्योंकि
जो भी एक स्टूडेंट होगा या जो भी बच्चा होगा ना, वो आपके घर का, वो आपके बड़ों को देख के, अपने फैमिली को देख के, अपने सराउंडिंग को देख के समझता है। अगर आप उनको बुक्स के थ्रू ये सारी चीजें समझाओगे भी, then also they would not understand the worth of education or worth of being neutral, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी पे वो अपने फैमिली के अंदर एक अलग तरीके की प्रैक्टिकलिटी देख रहे हैं। ठीक है। तो उसकी वजह से आप जितनी भी एजुकेशन इम्पार्ट करोगे, चाहे कितनी ही अच्छी क्वालिटी की होगी, जब तक वो इंडिविजुअल, वो चाइल्ड उसको प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई होता नहीं देखेगा, वो उसके ऊपर विश्वास नहीं करेगा, वो उसको फॉलो ही नहीं करेगा। तो ये वाले जो कल्चर के जो फैक्टर्स हैं, जो आपके कल्चर के अंदर इतने ज्यादा पनप चुके हैं, दे बेसिकली हिंडर द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन इन अ सोसाइटी। ठीक है। नेक्स्ट कम्स द पॉइंट दैट development is hindered by unequal and exploitative process। जब भी हम इनइक्वालिटी शो करते हैं या किसी को एक्सप्लॉइट करते हैं, तो उसकी वजह से डेवलपमेंट के ऊपर, विकास के ऊपर असर पड़ता है। मार्जिनलाइज सोसाइटीज बिकम्स डिप्राइव्ड। आपकी जो ऑलरेडी मार्जिनलाइज सोसाइटी होती है, उनको बचा कुचा भी नहीं मिलता। मार्जिनलाइज सोसाइटी के अंदर ना वो सारे लोग आ जाते हैं, वो सारे सोसाइटी समाज का वो सारा वर्ग आ जाता है, जो बिल्कुल अभी मार्जिन पे बैठे हैं, बिल्कुल ऐसे पॉइंट पे बैठे हैं जहां पर कुछ और अगर उनको परेशानियां ऊपर से आई, कुछ और प्रेशर्स उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर देखे, तो वो दब जाएंगे और वो सोसाइटी के अंदर नीचे गिरते चले जाएंगे और वो शायद फिर उभर नहीं पाएंगे। ठीक है। तो जब आप देखते हो कि अगर आप ऐसे अनइक्वल प्रोसेसेस या फिर उनको एक्सप्लॉइट करोगे ना, तो ये जो मार्जिनलाइज सोसाइटी है ना, जो बिल्कुल अभी एज पे बैठी हुई है, जो अभी स्ट्रगल कर रही है अपने सर्वाइवल के लिए, वो डिप्राइव्ड हो जाएंगी। अब उनके पास सब कुछ, सारे रिसोर्सेज छिन जाएंगे। मोनोपोलाइजेशन ऑफ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न रिसोर्सेज, ये भी इसी का एक पॉइंट है कि जब आप अनइक्वल इनइक्वालिटी देखते हो या फिर एक्सप्लॉयटेशन देखते हो, उसकी वजह से क्या होता है कि आपके ट्रेडिशनल और मॉडर्न रिसोर्सेज ना मोनोपोलाइज्ड हो जाते हैं। मोनोपोलाइज्ड मतलब कि सिर्फ कुछ लोगों के हाथ तक ही वो रिसोर्सेज जो है मिल पाते हैं, बाकी जनता को कुछ नहीं मिलता है। ठीक है। उनको इनइक्वालिटी देखने को मिलेगी, उनके पास रिसोर्सेज नहीं होंगे, उनके पास मनी नहीं होगा, उनके पास एक अच्छी वेलबींग नहीं होगी। तो ये मोनोपोलाइजेशन है ना, कि जहाँ पे सिर्फ थोड़े से लोगों के हाथ में बहुत कुछ है और बाकियों के पास कुछ नहीं। तो ये भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है। सो नेक्स्ट इज बेसिकली फिजिकल एंड ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, जो कि आपके डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। सो जस्ट अ सेकंड, लेट मी जस्ट ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस जो होती हैं, वो हमारे एक पर्टिकुलर लोकेशन की जो डेवलपमेंट है उसको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। क्योंकि ज्योग्राफी मतलब कि एक पर्टिकुलर लोकेशन का जो ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स है, कि वहाँ पे सॉइल कैसी है, वहाँ पे टेम्परेचर कैसा है, वहाँ की लाइफस्टाइल कैसी है, वहाँ की वेजिटेशन कैसी है, सारे जो ज्योग्राफी के एस्पेक्ट्स होते हैं और उस पर्टिकुलर लोकेशन की जो कंडीशंस होती हैं, वो वहाँ का जो विकास होगा ना, वहाँ की जो डेवलपमेंट होगा, उसको इन्फ्लुएंस करेगा। जैसी लाइफस्टाइल होगी, बिल्कुल वैसे ही वहाँ पे स्कीम्स लेके आएंगे गवर्नमेंट। ठीक है। अगर आप मान लीजिए आप जो है माउंटेनियस रीजन में रहते हैं, वहाँ का ज्योग्राफी ऐसा है कि आपका हाई लो टेरेन है। ठीक है। पहाड़ों पे आप रहते हैं तो आप वहाँ पे हाईवे नहीं बना सकते। ठीक है। वहाँ पे अलग तरीके की कंस्ट्रक्शन होगी, अलग तरीके से डेवलपमेंट लेके आई जाएगी। तो ये सारी चीजें होती हैं। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, एक्सेसिबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, ठीक है, टू डिजीज बर्डन, हर एक चीज, एक पर्टिकुलर लोकेशन की हर एक चीज, कि वहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर रिसोर्स को या एक पर्टिकुलर गुड्स या सर्विसेज को अगर आपको भेजना है, ट्रांसपोर्ट करना है, तो उसके अंदर कितने चार्जेस लग जाएंगे, लोगों के पास एक्सेसिबिलिटी है कि नहीं, कितनी प्रोडक्टिविटी है,
ठीक है, वहाँ पे डिजीज कैसे स्प्रेड होते हैं, हर एक चीज, everything of a particular location helps or influences that place development. Okay, population concentration due to available resources also influences the trade pattern. अब आप देखते हो कि कुछ ऐसी स्पेसिफिक लोकेशंस होती हैं जहाँ पे लोग ज़्यादा पाए जाते हैं। स्पेसिफिकली आप देखोगे कि जब से ह्यूमंस की एग्जिस्टेंस स्टार्ट हुई है, तो ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा कि जो सिविलाइजेशन होती है या सेटलमेंट होती है लोगों की, वो ना नेचुरल रिसोर्सेज जहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलते हैं उसके आसपास ही होती है। जैसे कि रिवर्स के आसपास पहले के टाइम पे देखा जाता था। ऐसे ही जहाँ पर आज के टाइम पे पॉपुलेशन, लोगों का रहना, लाइफस्टाइल, लाइक जहाँ पे मतलब उनकी लिविंग जो सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड है, ऐसी जगहों पे आप देखोगे कि जो वहाँ के अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो तय करते हैं कि वहाँ पे ट्रेड पैटर्न क्या चलेगा, वहाँ पे सेल परचेज में क्या चीजें आएंगी, कैसे चलेगा। ठीक है, आप देखते हो कि ये अपना वर्ल्ड का मैप है, ग्लोब का पिक्चर है। तो आप देखते हो कि जो ट्रॉपिक कंट्रीज होती हैं, ये वाली जो कंट्रीज होती हैं, इस रीजन में जितनी भी कंट्रीज आएंगी, ये जो अपनी ट्रॉपिक कंट्रीज है ना, ये जनरली देखी जाती हैं कि ये पुअर कंट्रीज में आती है। यहाँ पर आपको ज्यादा गरीबी देखने को मिलेगी, क्योंकि इन इस वाले हिस्से में ना जितने भी कंट्रीज आएंगे, वहां पर आपको लेस न्यूट्रिशियस सॉइल मिलेगी, वहाँ की सॉइल ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है, और एग्रीकल्चर तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। यहाँ पर आप देखोगे कि जितना भी एरिया है, जितना भी कंट्रीज आएंगी ना, अफ्रीका की ये सारे देश, इंडिया का नीचे का हिस्सा, ठीक है, और ये सारा अपना ओशन का हिस्सा, ये छोटे छोटे जो अपने देश हैं यहाँ के, ठीक है, साउथ अमेरिका का सारा और नॉर्थ अमेरिका का ये वाला हिस्सा, ठीक है। यहाँ पे जितना भी लोग लोग होंगे, जितने भी देश होंगे, वो कंपैरेटिवली ना थोड़े पुअर माने जाते हैं, होते भी हैं, क्योंकि वहाँ पे ना तो आपकी सॉइल ज़्यादा न्यूट्रिशियस होती है, वहाँ पे पानी की भी कमी होती है, और वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आप देखोगे कि डिजीज भी ज़्यादा होता है। तो ये वाले देशों के अंदर ये एक ना जनरल पैटर्न देखा गया है कि ये ज़्यादातर पुअर होते हैं। ठीक है, और ये सारी क्लासिफिकेशन देखी गई है। वहीं पे दूसरी तरफ अगर आप टेम्परेट कंट्रीज की बात करते हैं, अगर आप टेम्परेट कंट्रीज की बात करते हैं, तो आप देखोगे कि टेम्परेट कंट्रीज जो होती हैं ये वाली, और ये वाली जितने भी कंट्रीज होंगी ना, ये ज्यादा बेनिफिट में रह रही होती हैं, क्योंकि इनका जो लैंड होता है वो फर्टाइल होता है, इनका क्लाइमेट भी मॉडरेट होता है, अच्छी रेनफॉल आती है। ठीक है, तो और यहाँ पर आप देखोगे कि जुडिशियस यूज होता है सारे रिसोर्सेज का, वो बहुत ही हिसाब से एक वेल प्लान्ड मैनर में अपने रिसोर्सेज का यूज करते हैं। रिजल्टेंट सम फॉर सर्वाइवल, मतलब कुछ चीजें यहाँ के देश जो होते हैं टेम्परेट जोन के, ये सारी जो कंट्रीज हैं, ठीक है, ये सारा जो हिस्सा है, ये सारा जो हिस्सा है, क्या करेंगे कि कुछ जो रिसोर्सेज हैं उनको अपनी नीड्स फुलफिल करेंगे और बाकी ना डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कर देंगे। तो ये आप देखोगे कि ज्योग्राफी के हिसाब से भी डेवलपमेंट का बहुत ही सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आपको देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट फैक्टर की, जो है कल्चरल फैक्टर, सॉरी रिलीजियस फैक्टर। ओके, रिलीजियस फैक्टर्स के बारे में इसके लिए समझेंगे कि जो रिलीजन होता है वो ना एक सिस्टम ऑफ बिलीफ्स होता है। ठीक है, आप क्या धारणा बना के बैठे हैं, आपके विचार क्या हैं, उसका जो पूरा सिस्टम है, उसका जो ऑर्गेनाइज्ड लाइक एक पर्टिकुलर एक पूरा पैटर्न है, प्रोसेस है, उस सबको रिलीजन के अंदर डाला जाता है। रोल ऑफ रिलीजन इन डेवलपमेंट ऑफ एनी सोसाइटी, ठीक है, just a second, is highlighted by the work of Max Weber। मैक्स वेबर, मैक्स वेबर ने जो है अपना एक जो काम प्रोवाइड करा, तो उसके अंदर वो बताते हैं कि रिलीजन का एक सोसाइटी की, समाज के विकास के अंदर क्या रोल होता है। ठीक है, इन इंडिया अगर आप देखते हो, वी विटनेस्ड मच चेंजेस इन आर इकोनॉमिक ग्रोथ।
and development, but saw religion not missing its central position in the society. इंडिया के अंदर आप देखोगे, इंडिया इज ए सेक्युलर नेशन जहाँ पे आपको वेरिड टाइप के रिलीजन्स आपको प्रैक्टिस होते हुए दिखते हैं। पर आपने जितना भी ग्रोथ देखा होगा हमारे इंडिया के अंदर, जो कुछ भी देखा होगा, पर एक जो फैक्टर हमेशा रहेगा वो होगा कि हमारे यहाँ पर इंडिया के अंदर रिलीजन बहुत ही इम्पोर्टेंट, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंगल माना जाता है हर एक रिलीजन के लोगों के लिए, लाइक कंप्लीट इंडिया की जनता के लिए। ठीक है, एक वो सेंट्रल पोजीशन दी जाती है, जो मुख्य पोजीशन दी जाती है वो रिलीजन को पहले रखी जाती है और फिर बाकी सारे दूसरे फैक्टर्स। रिलीजन इन इंडिया शेप्स आवर सोशल हायरार्की, लाइफस्टाइल, पॉलिटिकल एंड हिस्टोरिकल फैक्टर। हमारे इंडिया के अंदर हमारे सोसाइटी के सोशल हायरार्की से लेके हमारे लाइफस्टाइल से लेके पॉलिटिकल हिस्टोरिकल फैक्टर्स तक सब कुछ हमारे रिलीजन इन्फ्लुएंस करते हैं। It created social solidarity on one side and differences on the other. अब आप देखिए, रिलीजन की वजह से जहाँ पर लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते हैं, जान पाते हैं, वहीं पे ना रिलीजन की वजह से आप देखोगे कि बहुत सारे डिफरेंसेस भी क्रिएट होते हैं, बहुत सारे लोगों में मतभेद भी देखी जाती है। जो टीचिंग होती है अलग अलग रिलीजन्स की, वो हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट को भी जो है लाइक एक शेप देती है, एक डायरेक्शन देने में हेल्प करती है। दिस वाज अबाउट लाइक रिलीजियस फैक्टर्स। अब हम देखेंगे कि एजुकेशनल फैक्टर्स क्या होते हैं डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए। तो आप देखोगे कि एजुकेशन जो होता है, जो शिक्षा होती है, जो नॉलेज होती है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर होती है डेवलपमेंट के अंदर। क्योंकि यूजिंग एजुकेशन, यूजिंग द नॉलेज, हम जो है ह्यूमन कैपिटल को बिल्डअप करते हैं। ह्यूमन कैपिटल के अंदर बेसिकली आपके ह्यूमंस होते हैं जिनके पास नॉलेज होती है, जो ट्रेंड होते हैं, ठीक है, और उनकी हेल्थ भी अच्छी होती है। तो ये तीन चीजें होनी बहुत जरूरी है। पहला तो नॉलेज या फिर एजुकेशन, फिर वो ट्रेंड होते हैं, उनको कोई ना कोई स्किल आती है, उनको कोई ना कोई स्किल, वो स्किल्ड पर्सन होते हैं, और थर्ड इज बीइंग हेल्दी। तो बिकॉज ऑफ एजुकेशन ओनली हम जो है ह्यूमन कैपिटल के अंदर इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं। ठीक है, हमारे परसेप्शन को, हमारी जो समझ है सोसाइटी के बारे में, उसको शेप देता है, उसको डायरेक्शन देता है एजुकेशन। ठीक है, इंक्रीज्ड क्वालिटी ऑफ लिविंग। जब हम पढ़े लिखे होते हैं या फिर नॉलेज होती है या समझ एक तरीके से जब हमारे अंदर आ जाती है, तो हमारी जो लाइफस्टाइल है उसकी भी क्वालिटी के अंदर चेंज आता है, वो भी अच्छी बनती है। एजुकेशन की वजह से या एजुकेशन की वजह से हमें सोशल बेनिफिट्स भी मिलते हैं। ठीक है, अब ना इंस्ट्रूमेंट ऑफ, इट इज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज, क्योंकि अगर आपको समाज के अंदर जब चेंज लाना होगा, तो आपको शिक्षा का या ज्ञान जिसके पास होगा, वो सबसे ज्यादा अच्छे एक वेल पॉइंट पे आपको देखा जाएगा कि यूजिंग एजुकेशन ओनली वन कैन ब्रिंग सोशल चेंज इन अ पर्टिकुलर सोसाइटी, और लोगों को वो नॉलेज दे पा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे कि एजुकेशन की वजह से आपको जो है इंक्रीज्ड एफिशिएंसी आपको देखने को मिलेगी, आपकी क्षमताएं इंक्रीज हो जाएंगी, आप अलग अलग तरीके की इनोवेशंस करोगे, नई नई रचनाएं लाओगे, आप एंटरप्रेन्योरशिप करोगे, आप टेक्निकल डेवलपमेंट भी करोगे, और आप अपने समाज और लाइक इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर भी हेल्प करोगे यूजिंग एजुकेशन या फिर एजुकेशन। अब आप क्या देखते हो कि एजुकेशन जो है ना, वो प्रिजर्व करती है, मतलब बचा के रखती है, ट्रांसमिट करती है, मतलब आगे की जनरेशन को पहुंचाती है, या स्प्रेड करती है कल्चर को एक कंप्लीट सेंस के अंदर। ठीक है, कल्चर चेंज का मतलब होता है वो इंस्ट्रूमेंट्स या फिर वो प्री कंडीशंस, वो कुछ पहले से कुछ एक तरीके से डिजाइंड कंडीशंस या मेथड्स, जिसके अंदर फॉर एजुकेशनल थॉट्स
जिसके अंदर बेसिकली आप लोगों को समझ देते हो, उनको एक डायरेक्शन देने में हेल्प करते हो। जो एजुकेशन होती है वो हमारे सोशल डेवलपमेंट प्रोसेस को ना एक मोशन दे पाती है, उसको हेल्प कर पाती है अच्छे से चलने में। ठीक है। और एजुकेशन की वजह से ही हमें पर्पस समझ में आता है कि हमें सोसाइटी के अंदर डेवलपमेंट लानी क्यों है, कैसे लाएंगे। ठीक है। हमें बहुत ज़रूरी है कि अगर हमें सोसाइटी के अंदर बदलाव लाना है या विकास लाना है, तो हमें अच्छी क्वालिटी एजुकेशन देना आज के टाइम पे बहुत इम्पोर्टेंट है। आप देखते हो कि जो सोशल चेंज है ना, वो टू वे प्रोसेस है। टू वे प्रोसेस मतलब कि सोशल चेंज ना सिर्फ एजुकेशन की वजह से आ सकता है, और एजुकेशन सोशल चेंज से रिलेटेड है। दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं एक दूसरे की एग्जिस्टेंस के लिए। ठीक है। नेक्स्ट वी कम टू एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स। ठीक है। सो एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स में हम देखते हैं कि आफ्टर कॉलोनियल रूल एंड, जब कॉलोनियल रूल हमारा जो है, जब हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स ने अपना जो रूल किया था, राज किया था, जब वो खत्म हुआ था ना, तो कॉलोनियल कल्चर जो है ना उसके बाद भी हमारे बीच रहा। ठीक है। इन द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस ऑफ नेशन, मतलब हमारे फिर उनके ब्रिटिशर्स को यहाँ से जाने के बाद भी हमारे यहाँ पे जो ऑफिसर्स थे या जो हमारे गवर्नमेंट के अंदर जो बैठे थे, ठीक है, इन सब के अंदर वो कॉलोनियल कल्चर कहीं ना कहीं आ चुका था। ठीक है। मेनी टाइम्स एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ब्यूरोक्रेटिक फंक्शनिंग होल्ड्स एक्सप्लोइटेटिव अनएथिकल वैल्यूज। कुछ टाइम आप देख पाते हो कि बहुत सारे जो ऑफिसर्स होते हैं या ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वो उनके अंदर ना कुछ एक्सप्लोइटेटिव नेचर आ जाता है। वो कभी कभी बहुत अनएथिकल, एक जो सही एक्शंस नहीं होते, एक सही बिहेवियर नहीं होता है बीइंग अ ऑफिसर, वो शो कर देते हैं। जैसे कि करप्शन भी उसी का पार्ट है कि जब आप देखते हो आपके समाज के अंदर करप्शन बढ़ता जा रहा है ऑफिसर्स के बीच में। ठीक है। कॉलोनियल फेलियर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर। अब आप देखते हो कि ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं ऑफिसर्स के बीच में, गवर्नमेंट के बीच में। दूसरी तरफ आप देखते हो जब गवर्नमेंट हमें, नॉर्मल जनता को, पब्लिक सेक्टर के अंदर हेल्प नहीं कर पाती है, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक एजुकेशन, गुड्स एंड रिसोर्सेज नहीं प्रोवाइड कर पाती है, तो अलग अलग प्राइवेट कंपनीज आती हैं अपना मार्केट में सामान लेकर, क्योंकि उन्हें आप दिख रहा है कि मार्केट के अंदर जो है ना, जो जनता है उसको सप्लाई नहीं मिल रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं करवा पा रही है। तो वहीं पे ना जो फर्म्स होती है ना, जो प्राइवेट कंपनी होती है, वो अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही होती है, और हम देखते भी हैं हमारे इंडिया में भी होता है। आप देखते हो कि अलग सा ना एक डिफरेंट रिलेशनशिप देखा जाता है बिटवीन पॉलिटिकल लीडर्स और ऑफिसर्स के बीच में। और इस वजह से आप देखते हो कि बहुत सारे पॉलिसी मेकिंग के अंदर, या जब आप सोसाइटी के अंदर डिसीजन मेकिंग देखते हो, वहां पर आपको दिक्कत देखने को मिलती है, क्योंकि वो करप्टनेस वहां पे ऑलरेडी पेनिट्रेट कर चुकी होती है। ठीक है। नेक्स्ट इज, let me just clear the drawings and shift to next slide. Okay. नेक्स्ट फैक्टर इज टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर के अंदर हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक एडवांसमेंट, इनोवेशंस वगैरह के थ्रू हम डेवलपमेंट को कैसे इन्फ्लुएंस कर पाते हैं। ठीक है। सो अब देखते हो आजकल ना बहुत, क्योंकि ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, ठीक है, हम हमारे जो इंडिया हमारा इंडिया जो नेशन है, आज के टाइम पे वर्ल्ड के अंदर जो है खुल चुका है। वर्ल्ड के अंदर जो भी एक्शंस लिए जाएंगे उसका असर इंडिया पे पड़ता है, और इंडिया के एक्शंस का असर भी वर्ल्ड के अंदर पड़ता है। हमारे बीच में ट्रेड भी होता है अलग अलग नेशंस के बीच में। तो अब ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है। अब ग्लोबल लेवल पे, यूनिवर्सल लेवल पे हर एक नेशन एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। ठीक है। तो इस वजह से ना आज के टाइम पे ना जो आईटी सेक्टर है, मतलब कि टेक्नोलॉजी का जो सेक्टर है, वो बहुत ही ज्यादा जोरदार एक तरीके से लेवल पे चल रहा है।
ठीक है। यूजिंग आईटी, आप जो है आप देख पाते हो कि जिन देशों के अंदर आईटी के अंदर बहुत एडवांसमेंट और डेवलपमेंट की गई है, वो देश ज़्यादातर डेवलपमेंट की तरफ जल्दी बढ़ रहे हैं एज कंपेयर टू द अंडर डेवलप्ड या फिर डेवलपिंग नेशंस। क्योंकि जो डेवलप्ड नेशंस होंगे ना, उनके पास आईटी के थ्रू, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू अच्छी टेक्नोलॉजी मिल चुकी होती है, उनके पास अच्छा इनपुट होता है, अच्छी मशीनरी, सब कुछ बहुत ही हाई क्लास होता है। उस वजह से उनकी प्रोडक्शन वगैरह अच्छी चलती है, उनकी फंक्शनिंग अच्छी चलती है। तो आईटी प्लेज अ मेजर रोल इन बेसिकली डिटरमाइनिंग योर डेवलपमेंटल लेवल। ठीक है। जो अंडर डेवलप्ड नेशंस होते हैं या फिर जो डेवलपिंग नेशंस होते हैं ना, वो एक टाइम के बाद डिपेंडेंट हो जाते हैं डेवलप्ड नेशंस के ऊपर। विकसित देशों के ऊपर वो पूरे के पूरे निर्भर करने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें टेक्नोलॉजी, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है और उन्हें टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है। ठीक है। अंडर डेवलप्ड जो कंट्रीज होती हैं, जो पुअर कंट्रीज होती हैं, ठीक है, वहां पे देखा जाता है क्योंकि उनके पास तो कुछ भी नहीं होता है, रिसोर्सेज नहीं है, पैसा नहीं है, तो ज्यादातर देखा जाता है कि वो ना डेवलप्ड कंट्रीज से ना, या फिर बेसिकली सेकंड हैंड, या फिर अच्छी पुअर चीप क्वालिटी का मटेरियल कलेक्ट करते हैं, वो चीप क्वालिटी के टेक्नोलॉजी को अपनाने की कोशिश करते हैं, और उस वजह से वो और भी ज्यादा पीछे हो जाते हैं ग्लोबल कंपटीशन के अंदर। डेवलपिंग, जो विकसित हो रही हैं वो देश, और जो पीछे पिछड़े देश हैं, वहां पर आप देखोगे, वहां पे आपको कम से कम मशीनरी दिखती है। आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा कि वहां पर लेबर का यूज ज्यादा होता है। वहां पे जो वहां की जो नॉर्मल जनता होती है, वो ज्यादा आपको फील्ड के अंदर देखने को मिलती है, ना कि रोबोट्स और लाइक अदर लाइक टेक्नोलॉजी का यूज। ठीक है। So let's move on to next slide. That is the end for this particular session. And अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो, समझ में आया हो concepts, you can like, subscribe and share my channel. Thanks a lot guys. Stay tuned. Take care. Bye bye.